बाबू रामशरण ने अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से पूछा, बरखुरदार, आजकल क्या काम करते हो? चाचा जी, केंद्रीय कृषि विभाग में नौकर हो गया हूँ। क्या वेतन मिल जाता है? महंगाई भत्ता आदि जोड़कर 450 रुपये मिल जाते हैं। बहुत कम है चाचा जी, अभी नौकरी को 6 मास ही तो हुए हैं। तो क्या तरक्की होने की आशा है? लड़का उत्तर देने के स्थान पर मुस्कुरा दिया। बाबू रामशरण की अपनी किराने की दुकान थी। उनकी लड़की हायर सेकेंडरी पास करके टाइपिंग सीखकर भागीरथी पैलेस में नौकरी करने लगी थी और पिता को उसके विवाह की चिंता रहने लगी थी। लड़के का नाम राधा रमन था। वह एक विधवा माँ का पुत्र था। एक विधवा माँ का पुत्र पिता की संपत्ति की आय से निर्वाह करते हुए बीए पास कर चुका था और नौकरी ढूंढ रहा था। रामशरण के पूछने पर कि तरक्की होने की आशा है, लड़के के मुस्कुराने ने रामशरण के मन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला। लड़का राधा रमन प्राय समाचार पत्रों में नौकरी ढूंढने के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाया करता था और आज भी वहीं से आ रहा था। उसे रामशरण की पूछताछ केवल पड़ोसी होने के नाते ही समझ आई थी, इसीलिए वह उसको भूलकर अपने रोज के काम करने के लिए चल दिया। इसके 2 दिन के बाद की बात है। राधा रमन जब 5 बजे अपने घर पर आया तो रामशरण की पत्नी सुमन उसकी माता से घुल मिलकर बातें करती हुई दिखाई दी। यह तो पहले भी कई बार हो चुका था। जब राधा रमन आया तो सुमन ने मुस्कुराकर राधा रमन की ओर देखा। राधा रमन ने हाथ जोड़कर कह दिया, मौसी नमस्ते। जीते रहो बेटा, सुमन ने आशीर्वाद दिया। माँ ने पुत्र को आया देखा तो समीप बैठी हुई सुमन को कुछ कहा और उसे विदा कर दिया। जब पड़ोसन चली गई तो माँ लड़के के लिए चाय बनाने रसोई घर में चली गई। राधा रमन ने मुंह हाथ धोया और अपने कमरे में चला गया। माँ चाय बनाकर लाई और पुत्र के सामने रखकर उसके पास ही बैठ गई। माँ ने अपने लिए और अपने पुत्र के लिए चाय बनाई थी। जब दोनों चाय पीने लगे तो माँ ने कहा, रमन, तुम मेरे सामने भी झूठ बोलने लगे हो। नहीं माँ, मैंने तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। कभी भूल से भी कोई बात मुख से निकल गई हो तो बता दो, क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारी नौकरी लग गई है क्या? नहीं तो माँ, नौकरी लग जाती तो सबसे पहले तुम्हें ही लड्डू खिलाता। बहन सुमन बता रही थी कि तुम सरकारी दफ्तर में 450 रुपये महीना कमाते हो। राधा रमन की हंसी निकल गई। फिर गंभीर होकर बोला, माँ, 450 रुपये की नौकरी तो मेरी बचपन से ही लगी हुई है। बंगाली मार्केट में हमारा जो क्वार्टर है उसका इतना तो किराया आता ही है। तो ये नौकरी है? हाँ माँ, 2 दिन हुए कि चाचा रामशरण पूछने लगे तो मैंने उन्हें यही बताया था कि 450 रुपये वेतन मिल जाता है। परंतु विमला की माँ तो अपनी लड़की की सगाई की बात करने आई थी और वो कह रही थी कि विमला 300 रुपये वेतन पाती है। दोनों को मिलाकर उनका अच्छा निर्वाह हो जाएगा। मैं समझ नहीं सकी कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। इस पर भी मैंने तुम्हारी नौकरी की बात को गलत तो नहीं कहा। मेरे चुप रहने पर विमला के विषय में बताने लगी थी। राधा रमन ने चाय की चुस्की ली और कहने लगा, माँ, वेतन तो मैं पाता ही हूँ। ये वेतन पिताजी ने मुझे लगाया हुआ है। हाँ, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। इस तरक्की के लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। तो सगाई के लिए मान जाऊं? हाँ माँ, विवाह होते ही मेरी 300 रुपये की उन्नति हो जाएगी। माँ को ये धोखाधड़ी पसंद ना आई, परंतु घर में बहू 300 रुपये महीना और साथ में दान दहेज का प्रलोभन उसके मन में आ गया। यह सब विचार करके वह दुविधा में फंस गई। इसी परेशानी में वह चाय पीना भूल गई और पुत्र का मुख देखने लगी। राधा रमन ने कहा, माँ, मान जाओ, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। आखिर नौकरी तो मिल ही जाएगी। कब तक किस्मत से बेरुखी बनी रहेगी? क्या जाने विमला के भाग्य से ही किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए। माँ ने अपने मुख से कभी नहीं कहा था कि उसका पुत्र कहाँ पर नौकरी करता है और कितना वेतन पाता है। यह तो रामशरण और उसकी पत्नी सुमन ही जाति बिरादरी में कह रहे थे कि लड़का भारत सरकार के कृषि कार्यालय में नौकरी करता है और राधा रमन की माँ लड़के का विवाह
बहुत ही धूमधाम से करने वाली है। एक बात ये हुई कि मकान में रहने वाले किराएदार का दिल्ली से बाहर तबादला हो गया और उसने मकान मालिक राधा रमन को कह दिया कि वह महीने की 30 तारीख को मकान खाली कर देगा। राधा रमन ने अखबार में फिर से मकान खाली होने का विज्ञापन दिया। अब जो भी किराए पर मकान लेने के लिए बात करता उससे 5,000 रुपए पगड़ी मांग लेता। आखिरकार मकान का एक किराएदार मिल ही गया। 5,000 रुपए पगड़ी आई तो राधा रमन ने विवाह की तारीख निश्चित कर ली। दोनों ओर तैयारियां होने लगी, परंतु काठ की हांडियां आग पर रखने से जलने लगी। राधा रमन द्वारा बोला गया झूठ प्रकट होने लगा था। विवाह से एक दिन पहले रामशरण को पता चला कि राधा रमन तो अभी बेकार है। वह भागा भागा राधा रमन के पास पहुंचा और पूछने लगा, बेटा रमन, कृषि विभाग में एक आदमी बताता है कि तुम वहां पर नौकरी नहीं करते। राधा रमन ने बहस में पड़ने के स्थान पर केवल इतना कहा, चाचा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या? इस पहली तारीख को लड़की से पूछ लीजिएगा, मैं 450 रुपये उसके हाथ में रख दूंगा, तब तो विश्वास हो जाएगा। रामशरण उसका मुंह देखता रह गया। विवाह महीने की 25 तारीख को निश्चित था। इस कारण रामशरण परेशानी का अनुभव कर रहा था। विवाह के निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके थे। बारात के स्वागत और भोजन, हलवाई, तंबू, खिलाने पिलाने वाले सब कुछ तय हो चुका था। रामशरण का अनुभव कह रहा था कि इतनी दूर तक आ चुका है, अब लौट नहीं सकता। इसी कारण राधा रमन का आश्वासन पाकर वो चुप रह गया। उसने यह सूचना अपनी पत्नी को भी नहीं दी और विवाह की तैयारियां होती रहीं। विवाह हुआ, खूब खाना पीना हुआ और रामशरण ने अपनी इकलौती बेटी को दिल खोलकर दान दहेज दिया। राधा रमन की माँ तो लड़की को भली भांति जानती थी और उससे बहुत ही प्यार करती थी। इसी कारण से उसने समझा कि एक पड़ोसी की लड़की घर में रहने आ गई है। अंतर पड़ा था तो राधा रमन को और विमला को। दोनों ने विवाहित जीवन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आरंभ किया। विमला ने अपनी नौकरी से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। उसमें से 5 दिन बीत चुके थे। विवाह से पूर्व 5 दिन तक वह अपने घर में ही रही थी। शादी की पहली रात के बाद वर वधू अगले दिन सुबह उठे और विमला ने अपने पति से पूछ ही लिया, कितने दिन की छुट्टी है आपकी? अभी तो छुट्टी ही है, पहली तारीख को वेतन लेने जाऊंगा, तब कुछ दिन की छुट्टी और मांग लूंगा। मैं चाहती थी कि 1 हफ्ते के लिए हम कहीं बाहर घूमकर आएं, तो हनीमून ट्रिप की अभिलाषा है। मैं नहीं जानती कि वो क्या होता है। मुझे 1 वर्ष हो गया नौकरी करते हुए। रोज रोज एक ही काम करते हुए मेरा मन ऊब गया है। मैं जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन चाहती हूँ। तब तो मैं भी छुट्टी के लिए घर से ही याचिका भेज देता हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। राधा रमन ने कहा, माँ से पूछना पड़ेगा। पूछने की क्या आवश्यकता है, उनको भी साथ ले चलते हैं। मैं तो माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तो तुम ही माताजी से कहो। विमला ने एक क्षण तक विचार किया और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तथा मसूरी की सैर का कार्यक्रम बनाकर पलंग से उठी और अपनी सास के पास चली गई। वह स्नान करके बैठक घर के एक कोने में बैठी हुई राम नाम की माला जप रही थी। परमात्मा का नाम लेते हुए वह विचार कर रही थी कि राधा रमन का झूठ प्रकट हुआ तो क्या होगा? क्या पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा और विवाह के 2-4 दिन के बाद ही तलाक की नौबत आ जाएगी? ठीक उसी समय विमला माताजी के सामने आ बैठी। सास का ध्यान टूटा और पूछने लगी, जाग गई बेटी? बताओ रात कैसी बीती? बहुत ही अच्छी माँ जी, और आपके पुत्र का भी बहुत धन्यवाद है। उन्होंने मुझे रात को ये अंगूठी दी है। विमला ने अपनी अंगूठी माँ को दिखाई। माँ तो इस विषय में जानती ही थी। उसने ही तो अपनी अंगूठी तुड़वाकर विमला के नाप की अंगूठी बनवा दी थी। इस पर भी माँ ने अंगूठी ऐसे देखी जैसे कि मानो वह पहली बार देख रही हो। राधा रमन की माँ, जिसका नाम कुंती था, कुंती ने अंगूठी को और बहू के हाथ को चूम लिया और कहा, बैठो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इसके बाद विमला ने अपने मन की बात माँ को कह दी कि मेरा ये प्रस्ताव है कि हम
मेरा मतलब है कि आप 1 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर घूमने चलें। मेरी क्या आवश्यकता है, तुम दोनों चले जाओ। नहीं माँ जी, मुझे अकेले उनके साथ जाते हुए भय और संकोच होता है। मैं रमन से कह दूंगी, वह तुमसे बहुत ही प्रेम पूर्वक रहेगा। पर माँ जी, मेरी इच्छा है कि आप भी चलें। कुंती मान गई तो उसी दिन राधा, रमन, बिमला और कुंती हरिद्वार के लिए निकल पड़े। घूम फिर कर जब वे लोग वापस आए तो दोपहर के समय बिमला के माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। बिमला की माँ सुमन ने उलाहना देते हुए पूछ ही लिया, कहाँ चले गए थे तुम सब? हनीमून मनाने गए थे, हमें बताकर भी नहीं गए। तो क्या विवाह के बाद भी आपसे पूछने की आवश्यकता है? विमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो समझी थी कि अब मैं सारे निर्णय अपने आप ले सकती हूँ। रामशरण हंस पड़ा। उसी समय उसे राधा रमन के वेतन की बात याद आई। उसने पूछा, तुम्हारे घर वाले का वेतन अभी आया कि नहीं? वह वेतन लेने कार्यालय में गए हैं। तो वह कहीं नौकरी करता है? इस पर बिमला की हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी विवाह से पहले वो अपनी माता की नौकरी करते थे और अब मेरी नौकरी करते हैं और तुमसे वेतन पाते हैं। क्या वेतन दे रही हो तुम उसको? अभी दिया नहीं, मगर 300 रुपये महीना तो देना ही पड़ेगा। कल अपनी फर्म में काम पर जाऊंगी तो वहां से वेतन लेकर उनको दे दूंगी। रामशरण ने पूछा, तो यह ठीक है कि माता पुत्र दोनों ने हमें धोखा दिया है? धोखा कैसा? राधा रमन ने मुझसे कहा था कि वह सरकारी कृषि विभाग में नौकरी करता है और 450 रुपये वेतन पाता है। तो यह उन्होंने आपको कहा था? हाँ। तो मैं पता करूंगी कि उनका इस बात से क्या मतलब है। पर पिताजी, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि वो नौकरी नहीं करते हैं। इस पर भी उनको 450 रुपये महीना एक मकान का भाड़ा आता है। तो तुम्हें पता था कि वो बेकार है? हाँ पिताजी, तुम बताती तो विवाह नहीं होता। वह कैसे रुक सकता था? विवाह, जन्म और मरण ये तो भाग्य से होते हैं। जिस दिन सगाई हुई थी मैं उसी दिन जानती थी कि मेरा भाग्य मुझे यहाँ पर खींच कर ला रहा है। तो निर्वाह कैसे होगा? हो जाएगा। माँ ने पूछा, बच्चे भी होंगे तो क्या करोगी? जब होंगे तब देख लेंगे। मैं तो समझती हूँ कि जमाना बदल गया है। कभी पुरुष घर से बाहर का काम करते थे और स्त्रियां घर का काम करती थी। आजकल के पढ़े लिखे कहा करते हैं कि भारत की 50% जनता बेकार है। उनका अभिप्राय था कि सारी स्त्रियां बेकार बैठी हैं। अब औरतों ने काम करना शुरू कर दिया है और पुरुषों को नौकरी नहीं मिलती और वे बेकार रहने लगे हैं। इस कारण मैंने ये विचार किया कि मैं घर से बाहर काम करूंगी तो वह घर के भीतर काम करेंगे। रामशरण हंस पड़ा और बोला, मतलब ये कि तुम्हारे बच्चों का मल मूत्र भी वही साफ करेगा और उनको बच्चा गाड़ी में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाएगा? इसमें क्या हर्ज है? इस समय राधा रमन आ गया और अपने सास ससुर को आया देखकर उनके पास आया। हाथ जोड़कर नमस्ते करके उनका सुख समाचार पूछने लगा। रामशरण ने आते ही पूछ लिया, तो ले आए वेतन? हाँ पिताजी, 1 तारीख के बाद आज ही मैं कार्यालय गया था और वेतन ले आया हूँ। ये कहते हुए उसने जेब से 450 रुपये निकाले और बिमला के हाथ पर रख दिए। बिमला मुस्कुरा रही थी जबकि राधा रमन का मुख गंभीर बना हुआ था। रामशरण ने कहा, तुम माँ बेटे दोनों ठग हो। चाचा जी, माँ के विषय में नहीं जानता कि उसने क्या ठगी की है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने जो कहा था वह आपके सामने है। ये रुपया विमला को देकर मैंने सिद्ध कर दिया है। पर तुम क्या सरकारी नौकर हो? हाँ चाचा जी, मैंने विमला को बता दिया है कि पहले किस सरकार की नौकरी करता था और अब किस सरकार की नौकरी करने लगा हूँ। मैं तो विमला को कहूँगा कि अपना सब कुछ लेकर ये घर छोड़ दे। विमला ने पूछ लिया, क्यों? इन्होंने मुझे धोखा दिया है। राधा रमन उठकर खड़ा हुआ और बैठक से बाहर जाने लगा तो सुमन ने पूछ लिया, रमन बेटा कहाँ जा रहे हो? राधा रमन जाता जाता रुक गया और लौटकर अपनी सास के सामने खड़ा हो गया। रामशरण उसे गुस्से से देख रहा था। रमन ने विमला की माँ को जवाब दिया, मैं समझा था कि चाचा जी विमला से पूछकर ही मेरी नौकरी छुड़ा रहे हैं,
इसीलिए मैं सेवा मुक्त हो जा रहा हूँ। बिमला ने कहा, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब ठीक है, मैं समझा था कि तुम जा रही हो और मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा। बिमला ने कहा, जी नहीं, आप बैठिए, हमारा समझौता हो चुका है, आप यहीं पर बैठिए। लड़की की बात सुनकर रामशरण उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी चाहती तो नहीं थी, परंतु अपने पति को उठा देखकर वह स्वयं भी उठी और दोनों मकान से चले गए। जब रामशरण और सुमन चले गए तो राधा रमन की माँ बैठक में आई और कहने लगी, बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लो। माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर बिमला कहती है कि मुझे नौकरी मिली तो उसकी नौकरी छूट जाएगी। रमन की माँ ने कहा, तो ये ठीक ही होगा, नौकरी पुरुष करते हैं और स्त्रियां तो रानी बनकर घूमा करती हैं। माँ, देश में नौकरियों की संख्या तो सीमित है। जब से लड़कियां BA MA करके नौकरी करने लगी हैं, तब से लड़के अधिक और अधिक बेकार रहने लगे हैं। इसी कारण मैंने और बिमला ने ये निश्चय किया है कि दोनों में से एक ही नौकरी करेगा, जिससे कि दूसरे के लिए एक स्थान रिक्त रहे। अब माँ ने बिमला से कहा, बिमला, तुम अपनी माताजी को समझाओ, उनको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम नौकरी नहीं करती तो अवश्य ही रमन को कहीं ना कहीं नौकरी मिल चुकी होती। बिमला हंस पड़ी और बोली, मैं आज शाम को ही जाकर उन्हें समझाऊंगी। रामशरण और सुमन में घर जाकर झगड़ा होने लगा। रामशरण ने अपनी पत्नी को कहा, तुमने लड़की को इतनी अकल भी नहीं सिखाई कि धूर्त लोगों को खरी खोटी सुना सके। सुमन ने कुछ विचार करके कहा, जहां तक मुझे याद है, रमन की माँ ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि उसका लड़का नौकरी करता है। वह स्वयं इस धोखाधड़ी से अलग ही रही है। परंतु राधा रमन ने तो मुझसे कहा था कि वो नौकरी करता है। हाँ, आपने बताया था, परंतु ये तो हमें उसी समय जांच करनी चाहिए थी। अब ये मामला पति पत्नी के बीच का है, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को दखल नहीं देना चाहिए। लगता है हमारी लड़की पति के मोह में फंस गई है। ये तो और भी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। मैं भी तो आपके मोह में फंसी हुई हूँ पिछले 22 सालों से और आपके साथ खड़ी हूँ। इसे मैं बुरा नहीं समझती। मैं तो यही समझी हूँ कि विवाह और नौकरी का कोई संबंध नहीं है। जब मेरा आपसे विवाह हुआ था तो आपके पास भी नौकरी कहाँ थी? नौकरी? मैं तो पिताजी के साथ दुकान पर बैठता था। यही तो विमला ने बताया कि विवाह से पहले रमन माँ के साथ घर पर रहता था और अब वह विमला के साथ घर पर रहता है। आप दुकान की नौकरी करते थे और वह घर की नौकरी करता है। विवाह आपका भी हुआ था और उसका भी हो गया। इस घटना को 6 मास व्यतीत हो चुके थे। रामशरण और सुमन लड़की और दामाद से मिलने नहीं गए। एक दिन प्रातःकाल विमला माँ से मिलने आई। रामशरण दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। माँ अपनी बेटी को देखकर समझ गई कि वह गर्भवती है। माँ ने लड़की को बिठाया और कहा, तुमको हमारी याद आ गई, परमात्मा का शुक्र है। परंतु तुम भी तो कभी मिलने नहीं आई माँ। आज मैं आपको एक समाचार सुनाने आई हूँ। हाँ, बताओ तो। माँ, अब मैंने और आपके दामाद ने अदला बदली कर ली है। पास खड़े हुए रामशरण ने पूछा, क्या अदला बदली की है? पिताजी, यही कि अब आज से वह घर से बाहर का काम करेंगे और मैं घर के भीतर का काम करूंगी। तो वो अब नौकरी करेगा? जी, यही तो कह रही हूँ। उनको ओखला में एक फैक्ट्री के मैनेजर के रूप में नौकरी मिल गई है और मैंने अपने काम से त्याग पत्र दे दिया है। आज काम से छुट्टी पाई तो पहला काम यही किया कि आप लोगों से मिलने चली आई। बिमला के माता पिता इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश हुए और इस घटना के बाद दोनों परिवार अपने अपने घरों में एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे।